बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। बेटा हमारा ये फर्स्ट चैप्टर मूव कर रहा था, उसको हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया था। हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्कस किया था वन बाय वन। लाइक गोल्जी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन को हमने डिस्कस किया था। लाइसोसोम्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन डिस्कस किए थे कंप्लीट। तो नेक्स्ट जो हमारा आज का लेक्चर है वो भी ऑर्गेनेल्स पर, सेल ऑर्गेनेल्स पर मुश्तमिल है। इसमें सबसे पहले हम माइक्रो बॉडीज के बारे में डिस्कस करेंगे। माइक्रो बॉडीज में बेटा हमारी दो ऑर्गेनेल्स आ जाती हैं, पैराक्सिसोम्स एंड ग्लाइकोसोम्स। सो पैराक्सिसोम की अगर बात करें बेटा, तो सबसे पहले डिस्कवरी जो है इसकी वो क्रिस्टियन डिडिव ने 1967 में जो है इसको डिस्कवर किया था। सिंगल मेम्ब्रेन है, वेजिकुलर यानी कि वेजिकल्स की फॉर्म में इनका स्ट्रक्चर देखा जाता है। ये भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ओरिजिनेट होते हैं और इनका साइज जो है यानी कि डायामीटर की अगर हम बात करें 0.5 to 1 माइक्रोमीटर होता है। इसमें एंजाइम्स पेरोक्सिडेजेस आ जाते हैं, कैटालेजेस आ जाते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेजेस आ जाते हैं। एनिमल सेल्स में ये क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अच्छा, ये चीज बेटा आपने समझनी है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल ये लिवर के अंदर जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वहां पे इसकी डिटॉक्सिफिकेशन की जाती है। अब होता क्या है कि इस जो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है इसको दो स्टेप्स में आपने जहन में रखना है। एक स्टेप में क्या होगा कि वो जो हमारे पास अल्कोहल है उसको कन्वर्ट किया जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, ठीक है। और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होंगे दीज आर पेरोक्सिडेजेस। और फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, क्योंकि वो अनस्टेबल कह लें या वो भी हार्मफुल होता है, तो उसकी भी फर्दर कन्वर्जन होगी वाटर और ऑक्सीजन में, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिसिस। ये आपने जहन में रखना है कि ये जो डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है, खास तौर पे डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, ये दो स्टेप्स में होता है। उसके बाद अगर प्लांट सेल्स की बात करें तो जो फोटो रेस्पायरेशन का प्रोसेस है उसमें एक स्टेप है जिसमें ग्लाइको एसिड ऑक्सीडेजेस होते हैं, तो ये भी इसमें परफॉर्म होता है। एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं ग्लाइकोलिक या एसिड ऑक्सीडेजेस। इसमें दरअसल जो ग्लाइकोलेट है उससे जो है ग्लाइसिन ये बनता है इस स्टेप में। ये भी पेरोक्सिसोम जो ऑर्गेनेली है उसी में ही ये स्टेप, इस रिएक्शन का जो स्टेप है इसमें देखा जाता है। बेटा ये तो था पर ऑक्सीजोम्स के हवाले से। ये हमारे माइक्रो बॉडीज जो है वो ये एनिमल सेल पर ऑक्सीजोम जो है ना बेटा, ये एनिमल सेल में भी होते हैं और प्लांट सेल में भी होते हैं। जबकि जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्लाइकोसोम्स, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्लांट्स में होते हैं, वो एनिमल्स में नहीं होते। डायग्राम दिखाई है बेटा, यहाँ पे डायग्राम अगर देखें तो आपको बाहर से जो है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन येलो कलर में नजर आ रही है, लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है। और ऊपर जो कलर्ड जो आपको नजर आ रहे हैं डिफरेंट सब्सटेंस, ये प्रोटीन है जो इसमें एम्बेडेड है। और सेंटर में देखें तो ऑक्सीडेटिव एंजाइम मिक्सचर मौजूद है सेंटर में। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है, दिस वन इज ग्लाइकोसोम्स। सो ग्लाइकोसोम्स प्लांट्स में होते हैं जस्ट, ठीक है। सीडलिंग स्टेज इन ऑयल सीडेड प्लांट्स खास तौर पे देखा जाता है। अब सीडलिंग स्टेज क्या होती है, वो स्टेज जिसमें प्लांट जो है अपनी ग्रोथ कर रहा होता है, यानी कि प्लांट ने अपनी ग्रोथ स्टार्ट की होती है। जब सीड को आप सो करते हो तो वो शूट एंड रूट उसकी डेवलप होती है, तो वो जो अर्ली स्टेज होती है दिस वन इज सीडिंग स्टेज। ऑयल सीडेड प्लांट में ये खास तौर पे देखा जाता है। अब इसमें ऑयल सीडेड प्लांट में मकसद देखें,
जब शुरू शुरू में प्लांट बेटा ग्रो करता है ना, तो उसको फूड रिक्वायर्ड होता है, और फूड उसकी उसमें एंडोस्पर्म की फॉर्म में जो सीड है उसमें मौजूद होता है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में मौजूद होता है। प्लांट उसको यूटिलाइज करते हैं, यूटिलाइज करने के बाद क्या है, प्लांट अपनी ग्रोथ कंप्लीट करते हैं, जो इनिशियल ग्रोथ होती है। बाद में तो साफ ज़ाहिर है फिर फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है, लेकिन शुरू में अपनी जो उनकी इनिशियल ग्रोथ है उसके लिए उन्हें कुछ चाहिए, वो यहाँ से हासिल करते हैं। बट जो ऑयल सीडेड प्लांट है ना बेटा, इनके सीड में कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, ऑयली सब्सटेंसेस फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। तो ग्लाइकोसोम्स क्या करते हैं, इन्हीं फैटी एसिड्स को बेटा कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करेंगे। जब फैटी एसिड्स को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया जाएगा, तब कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब होंगे और प्लांट अपनी ग्रोथ जो है वो कंप्लीट करेगा। और इस मेटाबॉलिक पाथवे को आप नाम देते हो ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल। ठीक हो गया। ये सीडलिंग स्टेज है, जिस मैंने एक डायग्राम आप लोगों के सामने शो किया, आप देख सकते हैं। दिस वन इज सीडलिंग स्टेज, अर्ली स्टेज है, प्लांट अपनी ग्रोथ स्टार्ट ले रहा है। अपर साइड पे शूट और लोअर साइड पे रूट आपको नजर आ रही है। तो ये तो थी हमारे पास माइक्रो बॉडीज के हवाले से, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होता है, एनिमल सेल्स में ये नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वैक्यूल। वैक्यूल से आप लोग फेमिलियर होंगे। इसकी अगर डिस्कवरी की बात करें तो बेटा शील्डन ने 1842 में इसको डिस्कवर किया था। ठीक है। लार्ज वेजिकल हैं और ये ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आउटर कवरिंग इनकी जो है वो टोनोप्लास्ट कहलाती है, बाहर जो होती है। सेल सैप, यानी कि सेल सैप की बात करें तो बेटा ये चीज़ क्लियर कर लें कि कोई भी सॉल्यूशन, या आप ऐसा समझ लें कि लिक्विड मटेरियल जिसके अंदर डिजोल्व साल्ट्स मौजूद हैं, वो सेल सैप कहलाता है। यानी कि मिसाल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि वाटर है, वाटर के अंदर डिफरेंट साल्ट्स, डिफरेंट ऑयल्स, डिफरेंट एलिमेंट्स वगैरह डिजोल्व हो के ये जो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा, और ये हम उसको स्टोर करेंगे किसी खास जगह पे, ये सॉल्यूशन ये सेल सैप कहलाएगा। जी बेटा, फूड वैक्यूल एंड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, बेटा ये टर्म आपने लाइसोसोम में पढ़ी होगी, आपको याद भी होगा। फूड वैक्यूल क्या होता है कि जब कोई भी फूड पार्टिकल सेल के अंदर दाखिल होता है, तो उसको प्रॉपरली जो है उसको एंगल्फ किया जाता है, प्रॉपरली उसको एक मेम्ब्रेन प्रोवाइड की जाती है, तो वो फूड पार्टिकल जो हैं वो फूड वैक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर लाइसोसोम्स उस फूड पार्टिकल के साथ अटैच होते हैं, वो सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाते हैं, उसकी डाइजेशन करते हैं, और उसके बाद जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो साइटोप्लाज्म बेटा वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जबकि जो हार्मफुल या वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो अगेन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की फॉर्म में सेल से बाहर भेज दिए जाते हैं। तो ये लाइसोसोम में पड़ा था, खास तौर पे ये एनिमल सेल्स में देखा जाता है। हाँ बेटा, अब उन्होंने मेंशन किया था कि ये जो वैक्यूल्स है ना, ये अपने अंदर पॉइजनस या अनप्लेजेंट मटेरियल भी रखते हैं, ताकि जो है इनको स्पेसिफिक ये प्लांट्स में ये कैटेगरी देखने को मिलती है, ताकि ताकि जो है मेन जो कंसर्न है वो ये कि इसमें बेटा प्लांट जो है अपने वैक्यूल्स के अंदर एक अनप्लेजेंट या पॉइजनस सब्सटेंसेस ऐड करते हैं, जो ताकि उन्हें एनिमल्स जो हैं वो खा ना सकें उन प्लांट्स को, और वो प्लांट्स जिस तरह हम कहते हैं ना हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स से बचाने के लिए। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, यानी कि हर्ब्स ये प्लांट से है, यानी कि प्लांट ईटिंग, वो एनिमल्स जो पौधे वगैरह खाते हैं खास तौर पे। अब पॉइजनस और अनप्लीजेंट सेल्स अगर होंगे, तो क्या होगा कि वो प्लांट के नजदीक ऐसे एनिमल्स नहीं आएंगे और प्लांट अपने आप को बचा सकेंगे। जी बेटा, ये एक माइक्रोस्कोपिक इमेज है, आप देख सकते हैं सेंटर में वैक्यूल प्रेजेंट है, इसके बाहर साइटोप्लाज्म है, और ये प्लांट सेल की माइक्रोस्कोपिक है, उनके बाहर सेल वॉल भी आपको नजर आ जाएगा। फंक्शन की तरफ आते हैं बेटा, रिजर्वायर है ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आयंस, पोटेशियम एंड क्लोराइड वगैरह। रिजर्वायर कहते हैं स्टोरेज हाउस, इकट्ठा होना, अकोमोडेशन, ये सारे रिजर्वेशन, कोई चीज आप अपने पास रिजर्व रख देते हो। ठीक है। सेंट्रल वैक्यूल जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैकेनिकल सपोर्ट में। और टर्जिडिटी, टर्जिडिटी आप फेमिलियर हैं कि जब इसके अंदर इनसाइड जो है
जब वाटर मूव करेगा तो ये एक टर्जिड कंडीशन में एक मतलब सेल फूला हुआ और एक उसमें अकड़ाव सा पैदा हो जाएगा। और ये जो हमें हायर प्लांट्स नजर आते हैं दरअसल ये सेल की टर्जिडिटी की वजह से नजर आते हैं। वैक्यूल मैक्सिमम वाटर होता है, वो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे होते हैं सेल वॉल पे, एक फोर्स डेवलप होती है जिससे फिर ये जो लार्ज हायर प्लांट्स हैं आपको एग्जिस्ट करते हुए नजर आते हैं। स्टोरेज हाउस है, ठीक है। डायग्राम में बेटा आप देख सकते हैं बाहर वाली कवरिंग जो है दिस वन इज स्टोनोप्लास्ट, सेंटर में वैक्यूल प्रेजेंट है और सेल सैप मीन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल के अंदर सेल सैप आपको नजर आ रहा है। तो ये तो था वैक्यूल के हवाले से। नेक्स्ट हमारे पास सेल ऑर्गेनेली है, दिस वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से आप लोग फेमिलियर हैं बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। और उसके साथ साथ डिस्कवरी की बात करें तो बेटा रिचर्ड एल्टमैन 1890 में इन्होंने डिस्कवर किया था। इनका नंबर वेरी करता है, सिंगल एक लार्ज भी हो सकता है और 100 and 1000 ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सेल के अंदर कितनी हो रही है। यानी कि इसकी जो अमाउंट है ना, ये जो मैंने आपको बताया वेरी कर रही है, ये अमाउंट उस सेल पे, उस बॉडी का जो टिश्यूज हैं पार्ट्स हैं उस पे डिपेंड करता है कि वहाँ मेटाबॉलिक प्रोसेस कितने हो रहे हैं। अगर वहाँ ज्यादा काम हो रहा है तो वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे क्योंकि इनका कंसर्न एनर्जी प्रोडक्शन से होता है। और अगर वहाँ मेटाबॉलिक प्रोसेस कम है तो वहाँ एनर्जी कम यूटिलाइज होगी तो वहाँ इनकी तादाद कम होगी। ये आपने बेटा जहन में रखना है। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है बेटा। शुरू मैंने बताया भी था आपको कि हमारे सेल के दो ऑर्गेनेलीज ऐसे हैं जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग हैं, जो जिनमें एबिलिटी है कि वो खुद को डिवाइड एंड रीडिवाइड कर सकते हैं। और इनकी जो अंदर सेल्फ रेप्लिकेटिंग की जो कैपेबिलिटी है वो इनके अंदर इनका अपना डीएनए होता है, अपना आरएनए, अपने राइबोसोम्स होते हैं और इनका सारा सेटअप प्रोकैरियोटिक वाला होता है। तो ये बेटा आपने जहन में रखना है। अभी एक माइटोकॉन्ड्रिया है और इसमें से दूसरा जो ऑर्गेनेली है जिस वन इज क्लोरोप्लास्ट। ओके, सिलेंड्रिकल है। अगर शेप की बात करेंगे तो सिलेंड्रिकल और रॉड शेप स्ट्रक्चर्स हैं। लेंथ बेटा इनकी वेरी करती है, रेंजेस फ्रॉम 2 to 5 माइक्रोमीटर। डायमीटर जो है ये 0.5 से 1.0 माइक्रोमीटर। डबल मेम्ब्रेन है। हमारे सेल के दो ऑर्गेनेलीज हैं बेटा जो डबल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस। फॉस्फोलिपिड बायलेयर है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन बेटा इनकी सीव होती है। सीव कहते हैं जिस तरह ये छननी नहीं होती, यानी कि जो आप चाय के लिए यूज करते हैं अक्सर, तो उसके अंदर पोर्स होते हैं, तो इनकी मेम्ब्रेन को सीव कहती है, उसमें पोर्स वगैरह मौजूद होते हैं। और फिर पोरेंस का नाम भी लिया है, प्रोटीन ये बने हुए होते हैं बेटा, ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में ये इन्वॉल्व होते हैं। इनर मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है, फोल्डेड इनवर्ड, और उसको हम नाम देते हैं आप क्रिस्टी का, ठीक। ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स हैं, स्टार्क पार्टिकल उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें F1 पार्टिकल्स भी कहा जाता है। और फिर उसके अंदर यानी इनर मेम्ब्रेन के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए वगैरह, सर्कुलर डीएनए, राइबोसोम्स वगैरह, ये सारा कुछ मौजूद होता है। ये है बेटा डायग्राम। अब इस डायग्राम को जरा गौर से देखें बेटा। अब आउटर और इनर मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है, दिस वन इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस वन इज इनर मेम्ब्रेन। ये दरमियान में स्पेस है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इनसाइड ये जो फोल्डिंग बेटा आपको नजर आ रही है, ये दीज फोल्डिंग्स आर कॉल्ड क्रिस्टी। इनमें आपको राइबोसोम्स भी नजर आएंगे, ग्रेन्यूल्स नजर आएंगे और एटीपी सिंथेटेज पार्टिकल्स नजर आएंगे, ठीक है। और इस पोर्शन को, इनसाइड पोर्शन को हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। ये बेटा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए जो कि सर्कुलर फॉर्म में आपको नजर आ रहा है, प्रोकैरियोटिक वाला सेटअप होगा इसमें। ये तो था बेटा स्ट्रक्चर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का। फंक्शन की तरफ आते हैं बेटा। साइट्स ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन। बेटा रिस्पायरेशन जो है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का नाम है, ठीक है। जो रिस्पायरेशन है बेटा ये दो तरह से होती है, एक होती है एक्सटर्नल, एक होती है इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या होता है, सिंपली इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बट दूसरी जो हमारे पास रिस्पायरेशन है
जिसको हम एक्सटर्नल रिस्पायरेशन इंटरनल रिस्पायरेशन का नाम देते हैं। इसमें वो जो गैसेस आती हैं ना, उन गैसेस के रिजल्ट में डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट कर रहे होते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है। तो इस इंटरनल रिस्पायरेशन को हम दूसरा नाम सेलुलर रिस्पायरेशन भी देते हैं। ये बेटा आपने जहन में रखना है। ऑक्सीजन का यूज करेंगे एटीपी के लिए, अभी मैंने आपको बताया ऑक्सीजन इनटेक होगी एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, और फिर एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरनल रिस्पायरेशन शुगर, फैट्स और दूसरे जो कंपाउंड है उनसे एटीपी जनरेट की जाएगी। एंजाइम्स जो क्रेब्स साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं वो भी यहाँ मौजूद होते हैं। ये प्रोसेस भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी कि जो NADH इस दौरान बनता है, क्रेब्स साइकिल के दौरान FADH वगैरह बनते हैं, तो ये कन्वर्ट होते हैं ATP वगैरह में, ठीक है। ये तो था बेटा हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।